ख़वातीन में जो छाती का कैंसर है, इस हवाले से ख़ास तौर पर इसका दुनिया में एहतमाम किया जाता है अवेयरनेस के हवाले से। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर है, इसके वजूहात क्या हैं या ये क्यों फैल रहा है और ये होता कैसे है? अच्छा, अहम तरीन बात यह है कि आज से कोई 50 साल तक, 40 साल तक, इवन 30 साल पीछे भी चले जाते थे तो इसकी जो शरह थी वो ये थी, कहते थे कि हर 10 में से एक खातून को होगा, यानी 10% तक ख़वातीन में हो इसका जाएगा। देहातों में नाम था ज़हरबाद। ये हाँ बिल्कुल। ये अगर बर वक्त इसका पता चल जाए और ये टाइमली इस चीज़ को पिक किया जाए तो इस सूरत हाल तक मसाइल पहुँचते ही नहीं है कि इस तरह से पता चले लोगों को कि स्मेल आ रही हो। वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेज़बान सईद फ़ारूकी। AB मीडिया के प्लेटफार्म से एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत हैं। हमने पिछला प्रोग्राम कैंसर के हवाले से किया था। हमारे बड़े मोहतरम और इस हवाले से माहिर जाने पहचानी शख्सियत मोहतरम जनाब डॉक्टर उज़ैर सुरैया साहब के साथ हमने ये प्रोग्राम किया था और लोगों ने इसके बारे में मज़ीद भी डिमांड की है कि आप मज़ीद इसकी आगाही के बारे में हमें और आगाह करें। तो इस हवाले से डॉक्टर साहब को दोबारा ज़हमत दी है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हैं। तो आपने पिछले प्रोग्राम में एक इशारा किया था कि ये अक्टूबर का महीना है, ये ख़वातीन में जो छाती का कैंसर है, इस हवाले से ख़ास तौर पर इसका दुनिया में एहतमाम किया जाता है अवेयरनेस के हवाले से। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर है, इसके वजूहात क्या हैं या ये क्यों फैल रहा है और ये होता कैसे है? जी, सबसे पहले तो सईद भाई बुलाने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। और ब्रेस्ट कैंसर की जो अवेयरनेस के हवाले से अक्टूबर का महीना, जैसे आपने भी बताया अभी कि पूरी दुनिया में उसका एहतमाम होता है, उसमें अक्सर आप देखते हैं पिंक रिबन लगा के जी जी। प्लेयर्स जो क्रिकेट के हैं वो भी फील्ड में उनको भी पिंक रिबन्स में देखा गया होगा। बहुत दूसरे एथलीट्स भी कर रहे हैं और बहुत सारे जो है ना वो टीवी पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। वो जो पिंक रिबन है वो इसका सिंबल है ब्रेस्ट कैंसर का। सही। तो अक्टूबर का पूरा महीना इसकी आगाही के लिए एहतमाम होता है। खैर, इसके बाद हम सवाल के उसके ऊपर आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर इस वक्त ख़वातीन में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। सही। आज मेरा ख्याल मर्दों ख़वातीन में सबसे ज़्यादा ये है। हाँ, सब ओवरऑल अगर पूरी तमाम कैंसरों की शरह देखें तो वो चूँकि पाकिस्तान में रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, लेकिन गुमान यही है कि ये वाला कैंसर और आपके मुशाहदात ये हैं। हाँ, ये सबसे कॉमन है। अच्छा, अहम तरीन बात यह है कि आज से कोई 50 साल तक, 40 साल तक, इवन 30 साल पीछे भी चले जाते थे तो इसकी जो शरह थी वो ये थी, कहते थे कि हर 10 में से एक खातून को होगा, यानी 10% तक ख़वातीन में हो इसका जाएगा। देहातों में नाम था ज़हरबाद। ये हाँ बिल्कुल। लेकिन इसके अंदर तशवीशनाक बात यह है कि आज के दौर में जब इसकी जो शरह है वो बढ़ते बढ़ते हर 8 में से एक खातून, आप देखें कि 10 में से एक, फिर अब 8 में से एक, ये ज़्यादा तेज़ी से। अच्छा, अब इसकी जो वजूहात हैं उसके बारे में बहुत तेज़ी से रिसर्च भी चल रही है और बड़ा कुछ इसके ऊपर काम भी हो रहा है। लेकिन कैंसर की उमूमी तौर पे जो वजूहात हमने पिछले प्रोग्राम में भी ज़िक्र की थी, उन अमूमी वजूहात के अलावा चंद एक वजूहात जो खुसूसन इस कैंसर को प्रमोट करती हैं या कर सकती हैं, वो ये है कि ख़वातीन के अंदर जो हार्मोनल तब्दीलियां हैं, चूँकि जो ब्रेस्ट का ये जो उज़्व है पूरा, ये सारा सेंसिटिव है हार्मोन्स के लिए। सही। तो हर वो चीज़ जो हार्मोन वाले जो निज़ाम हैं ख़वातीन के, उसमें बिगाड़ पैदा करे या उसमें उसका तवाज़ुन ख़राब करे, वो ये कैंसर की एक रिस्क बन सकती है। अब सवाल ये है कि वो क्या क्या हैं। वो बहुत सारे हैं, उसमें हम साथ के साथ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन चूँकि मुख्तसरन आपके सवाल का अगर जवाब दिया जाए तो हर वो चीज़ जो हार्मोन में बिगाड़ का तवाज़ुन में सबब बन सके वो, और दूसरी बड़ी और अहम वजह यह है कि जीनियाती तौर पे भी आगे जाता है। ख़ुसूसन जिन ख़वातीन की फ़ैमिली के अंदर कोई ना कोई केस रहा हो, उनके अंदर इसका रिस्क ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं से जीनियाती तौर पे उनके अंदर इसकी वो आ चुकी है रिस्क, यानी कि ये मौरूसी हो सकता है। हाँ। डॉक्टर साहब, ये
कि ख़वातीन को किस एज में ज़्यादा चांसेस हैं, शादी से पहले, बाद में, या बड़ी ख़वातीन में भी ये मुमकिन है, या तीनों एजेस के एतबार से? ये भी आपका दूसरा बड़ा अहम तरीन सवाल है। आज से 30-35 साल पहले, 40 साल पहले तक सोच में ये आता था कि सिर्फ जो मुअम्मर ख़वातीन हैं 50 साल से ऊपर, 60 साल, ये उनकी बीमारी है। लेकिन अब ये हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से इसका फैलाव भी हो रहा है और इसकी एज या उम्र, जिस उम्र में ख़वातीन को ये लाहक होता है, वो नीचे आ रही है। सही। यानी पहले हम देखते थे, मैं अपनी अगर ट्रेनिंग की बात करूं तो उस दौर में हम 50 के पेटे में ख़वातीन देखने लगे। सही। किताबों में 60 लिखा होता था, हम कहते थे चलो यार 50-60, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आ गई, 40 के पेटे में हम देखने लग गए। अब तो ये सूरत हाल है कि मेरे पास ऐसे मरीज़ आई, मेरे पास पेशेंट्स हैं जो 20 के पेटे में हैं। अच्छा। यंग ख़वातीन में भी अब आने लग गया है, और जैसे जैसे इसकी शरह बढ़ रही है वैसे वैसे एज जिसमें ये हो सकता है वो भी नीचे को आ रही है, यानी यंग ख़वातीन भी इसका शिकार हो रही हैं। सही सही। डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि जो ख़वातीन अपने बच्चों को फीड नहीं करवाती तो उनमें ये चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्या ये सच है? ये बात सच है। उसमें रिस्क कुछ बढ़ जाता है, और वैसे भी देखें, कानून कुदरत है कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक मखसूस एक जिस्मानी साख्त और उसका एक निज़ाम बनाया हुआ है, और वो उस कुदरती निज़ाम से जो भी चीज़ करीब तर होगी तो वो शिफा और बीमारी के दरमियान का फ़र्क भी साबित होगी। यानी कि कुछ सेहतमंद आदमी और बीमार आदमी का फ़र्क शायद इस बात से बड़ा क्लियर हो जाता है कि कुदरत के ज़्यादा करीब तर नेचर की क्या चीज़ है। तो अहम बात यह है कि वो ख़वातीन जिनका कभी कोई बच्चा नहीं हुआ, उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। कुछ ख़वातीन वैसे ही उनकी शादी नहीं हो पाती, उनको और मसाइल भी होते हैं, कुछ इख्तियारी होते हैं, कुछ गैर इख्तियारी होते हैं। लेकिन अगर किसी खातून का कभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, यानी इसको नली पैरस कहते हैं हमारी ज़ुबान में, सही, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। फिर रिस्क कम हो जाता है उन ख़वातीन में जिन्होंने बच्चों को दूध पिलाया हो। सही। और फिर अहम तरीन बात यह है कि इस कैंसर की जो ओवरऑल रिस्क है उसमें बहुत हद तक कमी हो जाती है अगर ख़ातून का जो वज़न है वो नॉर्मल रेंज में हो, उसकी ख़ुराक अच्छी, खालिस, सादा और जो खालिस अज्जा पर मुश्तमिल हो, वो एक्सरसाइज करे, यानी कि जिस्मानी उसकी वर्जिश भी हो, ये ना हो कि ओवरवेट, ज़्यादा वज़न, ये उसका इनफैक्ट रिस्क फैक्टर है। क्योंकि अब बहुत तेज़ी से ये देखने में आ रहा है कि ख़वातीन जिनका वेट कंट्रोल में ना हो, उनका हार्मोन का मुतवाज़न भी इस वज़न के बढ़ने की वजह से बिगड़ जाता है। सही। और उनको अपने बहुत सारे तौलीदी मसाइल के साथ साथ ये कैंसर मुझसे मुतल्लिक़ा मसाइल भी लाहक हो सकते हैं। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब, ये जो ख़वातीन हैं इनमें शर्म, ज़ाहिर बात है कि अल्लाह ने हया का सिस्टम बनाया है, बहुत सारी ख़वातीन शर्म की वजह से उनको मसाइल ऐसे हो जाते हैं, अलामात महसूस करती हैं तो वो इस वजह से ज़िक्र नहीं कर पाती। तो आपके पास भी ऐसे केसेस आते होंगे कि उनको क्या करना चाहिए? ये आपने जो है ना वो एक पूरे माशरे की जो है ना वो दुखती हुई रग है जिसको आपने पकड़ा है। हमारे मैं मतलब परसों का आपको वाक़या सुनाता हूँ। परसों की बात है कि मेरे पास एक ख़ातून जो है ना वो आई, वो जब वो दाखिल हुई कमरे में तो मुझे परेशानी होने लग गई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई इनका ज़ख़म है जिसमें से स्मेल आ रही है। अभी उन्होंने दरवाज़ा खोला ही था, मुझे नहीं पता था कि ये क्या केस हो। बाद अज़्ना पूछने पर पता चला कि इनको ब्रेस्ट में कैंसर है और उसके अंदर वो जो कीड़े होते हैं जो वो लाशों में आ जाते हैं वो पड़े हुए हैं। और जब मैंने पूछा कि ये आपने इतना ख़राब कैसे इसको होने दिया, तो इंसान को ख़ुद भी ज़ाहिर है महसूस हो जाता है ना कि हमारा ये जिस्म में कोई तब्दीली आए तो आदमी महसूस करता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि पहले पहल तो मुझे डर था कि अगर मैंने किसी को बताया तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगी। फिर जब ये बढ़ा, फिर मेरे शौहर को पता चला, कुछ उसने इलाज कराया, इलाज करवाने पे जब उसको महसूस हुआ ये कैंसर है तो वो मुझे छोड़ गया। हाँ, उसने मुझे छोड़ दिया। अब फिर उसके छोड़ने के बाद जो है वो मेरे पास वसाइल नहीं थे, मैं बोझ नहीं बनना चाहती, तो मैंने अपने जो मायके वाले हैं उनको भी ज़्यादा नहीं बताया। और अब आते आते जब इसमें ये कीड़े पड़ गए और अब सबको वैसे ही पता चल जाता है कि कोई ज़ख़म है, तो अब मैं आया। तो अब आप ये देखें कि इसके पीछे शर्मो हया से ले के माली वसाइल तक बड़ा कुछ है इसके लिए जो कि मसाइल हैं। मेरा ख़्याल है कि जो उसका
नुक्ता या आगाज़ है इस चीज़ का, इस मसले के हल का, वो यही है जो हम कर रहे हैं कि एक पूरा महीना है जो पूरी दुनिया में भी इसकी अवेयरनेस के लिए है, और उस महीने के जो है ना वो सारे उस मामले एहतमाम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं। ये जो गुफ्तगू है ज़ाहिर है कि हमारी ख़वातीन हैं, फिर उन ख़वातीन के आगे एक पूरा हल्का है, ये जब उन तक पहुंचेगी लोगों को पता चलेगा कि यार ये कोई ऐसी बात नहीं है। देखें कि लोग बात करते हैं इसके ऊपर, और ये अगर बर वक्त इसका पता चल जाए और ये टाइमली इस चीज़ को पिक किया जाए तो इस सूरत हाल तक मसाइल पहुंचते ही नहीं है कि इस तरह से पता चले लोगों को कि स्मेल आ रही हो। बिल्कुल सही, ये तो बहुत आखिरी हद तक यानी कि पहुँच गया। डॉक्टर साहब, आपका मुशाहिदा क्या है इस हवाले से हमारे माशरे में कि कौन सा सबब ज़्यादा है इस कैंसर का जो आपके मुशाहिदे में है? इस वक्त जो है ना वो पूरी दुनिया में, सिर्फ हमारे माशरे में नहीं, जी, सबसे जो इसका बढ़ने का और तेज़ी से बढ़ने का सबब है ना वो यही है, जैसे जो पिछले प्रोग्राम में भी हमने बड़ा तफसीलन डिस्कस किया कि जैसे हम नेचर से दूर हो गए, सही है। जो ख़वातीन या मर्द हर एक में ही ग़िज़ा के हवाले से, साफ़ सुथरी माहौल के हवाले से आलूदगी बहुत है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज की कमी है, वज़न बढ़े हुए हैं लोगों के, उनके जिस्म का जो अंदरूनी निज़ाम है वो सारा दरम बरम है हॉर्मोन्स का, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो बढ़ता हुआ रुझान है कि मिसाल के तौर पे शादियां बड़ी लेट हो रही हैं, लोगों को, ख़वातीन को ख़ुसूसन फर्टिलिटी के यानी कि ये बच्चे पैदा करने के हवाले से बड़े मसाइल हैं। अब आप देखें कि जब हमने ये देख लिया कि ये एक रिस्क फैक्टर है कि किसी का कभी कोई बच्चा नहीं हुआ, और या हुआ तो उसने दूध नहीं पिलाया, तो ये एक रिस्क फैक्टर है, तो इसका मतलब है कि अगर किसी के बच्चे होते हैं और वो दूध पिलाती है तो उसका रिस्क कम हो जाएगा। तो अगर ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मदूम हो रही हैं कि एज लेट हो रही है शादियों की, और बच्चे पैदा करने का इवन ट्रेंड कम हो रहा है, लोग कहते हैं कि यार पहले हम सोचेंगे अच्छे तरीके से, 2-3 साल हम ट्राई लेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमने कोई बच्चे की तरफ जाना है या नहीं जाना। उतनी देर में ख़वातीन की जो एज है वो बढ़ चुकी होती है। सही से बढ़ती हुई एज में भी अगर आपका बच्चा पैदा हुआ है तो वो इटसेल्फ भी एक रिस्क फैक्टर है कि एक टाइम जो एज मखसूस 35 साल की उम्र से पहले पहले तक एक सबसे फर्टाइल एज होती है। तो अगर हम पूरी दुनिया में ही एनालिसिस करें तो ओवरऑल नेचर से जो दूर हो जाने का अमल है, फितरत से अपनी जिस पे हम पैदा हुए हैं, उससे दूर हो जाने का जो अमल है वो बीमारियों की तरफ लेके जा रहा है, और उसमें ये बीमारी भी शामिल है। अच्छा, इसके साथ ही एक सवाल मैं ऐड करता हूँ, अगरचे मैं बाद में करना चाह रहा था। ये लाइफस्टाइल जो है ना, यानी कि उस तरफ आपने इशारा किया है, तो इसमें यानी कि तब्दीली की अशद ज़रूरत है, आप क्या समझते हैं साहब? कि ग़िज़ाई तौर पर भी, एक्सरसाइज के, यानी कि जो हमारा एक रुझान है, हमारा सबसे अच्छा जो लाइफस्टाइल है वो है कि बस खाते रहना है, बेहतर थे ऐसा। ये वो हर आदमी के लिए आइडियल लाइफ ये है कि मैं बस बैठ के खाऊं। वो कहते हैं ना कि किसी की अगर वो किसी को दुआ देनी हो या किसी के बारे में कोई अच्छा सोचना हो, या किसी की मिसाल देनी हो ना कि ये बहुत, तो कहते हैं खाता पीता है, या उते बैठ के खाता है, बैठ के खाता है, बैठ के, या किसी को कहना हो ना कि मैं बड़ी खुशामद करनी हो, या किसी को कोई किसी चीज़ के लिए मोटिवेट करना हो, तो उसको कहते हैं कि इसमें इतना पैसे हो जाएंगे तुम बैठ के खाओगे। हाँ जी यानी कि तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ग्लैमर यही है कि हम बैठ के खाएं। तो मसला ये है कि अगर हमने सारा टाइम बैठना और खाना ही है ना, तो फिर तो सारे निज़ाम ही ख़राब होने। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आप लोग जो है मसलन आपका शुबा मेडिकल का, आप जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आप अभी भी जिक्र किया आपने, नेचर की तरफ आना चाहिए, और उसमें ये है कि बेकरी आप ना छोड़ दें, यानी कि आप किसी भी मेडिकल के शोबे में जाएं, डॉक्टर यही कहेंगे छोड़ दें। लेकिन ये कि देखने में आता है कि आप 1 महीने बाद किसी रोड से गुजरें तो नई एक ब्रांड सामने आई होती है। ऐसे तो इस हवाले से आप असल में बात यही है कि ये जितनी भी ये जो है ना एक जो चटखारे हैं जिन पे हम लगे हुए हैं, और मतलब सारे लोग ही लगे हुए हैं, इवन हम आपको तलकीन तो कर रहे हैं, लेकिन हम आपस की बात यही है कि हम लोग भी हमारी रूटीन में भी सब लोग मतलब उसमें शामिल हैं, फितर सानिया बन गई। हाँ जी बिल्कुल। अब इसमें अहम बात यह है कि जैसे ये ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आज हम गुफ्तगू करें ना कि एक अवेयरनेस, लोगों को ना जिस्मानी फिटनेस के हवाले से अवेयरनेस नहीं है। हाँ जी, आप कुछ अरसा ही पीछे चले जाएं तो बहुत मोटा ताज़ा कोई आदमी होता था ना, तो उसके बारे में ये नहीं कहते थे कि ये उसको मोटापा है, कहते थे कि ये खाते पीते घर का है, जी जी, खाते पीते का डर लगता है। जी जी।
यानी ये उसकी तारीफ़ थी कि यार उसका मतमूल घराना है कोई, जिसकी वजह से उसका ये इस किस्म का अजीमुल जुस्सा वो शख्सियत उसने पैदा कर ली है। तो ये रुझान बदलते बदलते कि यार ये खाते पीते होने की बात नहीं है, ये तो अनहेल्दी है या ये गैर सेहतमंदाना एक लाइफस्टाइल है। आहिस्ता आहिस्ता हम इस तरफ जा रहे हैं, मतलब लोगों को पता लग रहा है अब, खुसूसन जैसे जैसे शुगर का मर्ज़ बढ़ रहा है, लोगों को अब आहिस्ता आहिस्ता ये पता चल रहा है कि ये ग़िज़ा की और एक्सरसाइज की और ये मुतवाज़न होने की कितनी अहमियत है। बिल्कुल सही। और लेकिन इसमें अफसोसनाक पहलू ये है कि अब लोगों को पता बेशक चल रहा है, लेकिन लोगों के पास जो हेल्दी अल्टरनेट यानी सेहतमंदाना जो मुतबादल है ना, वो कम है। जी। मिसाल के तौर पे हम लोग, हमारा तो एक अल्लाह का शुक्र है कि एक सारा जो ख़ित्ता है वो ऐसा है कि उसके अंदर चीज़ें उगती हैं और सब्ज़ियाँ फ्रेश और फ्रेश फ्रूट अवेलेबल है, लेकिन ज़राई इलाका, हाँ ज़राई इलाका होने की वजह से, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नेमत नहीं है। हम इस नेमत के होने के बावजूद भी इसकी तरफ नहीं आते कि यार हम खालिश चीज़ें इस्तेमाल करें बजाय इन चीज़ों के जो कि तैयार हो रही हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, उनकी तरफ उनको छोड़ के हम खालिश ग़िज़ाओं की तरफ आएँ जो खुद अपने सामने हमने तैयार की। जी बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, इब्तदाई अलामात आपने पहले भी जिक्र की, लेकिन इस हवाले से ख़वातीन को यानी कि जो महसूस करती हैं तो उनको फ़ौरन जो है वो स्क्रीनिंग की तरफ जाना चाहिए, वो अच्छा, क्या है? इसमें ये बड़ा अहम सवाल है और इसको थोड़ा सा मैं तफसीलन करना चाहूँगा। जी ज़रूर। जो ब्रेस्ट कैंसर है इस वक्त पूरी दुनिया में जो राइज है ना, वो ये है कि जैसे ही किसी खातून की उम्र 40 को टच करे सही, तो सालाना, अच्छी चीज़ है, सालाना ना सही तो 2 साल में एक दफ़ा उसका मेमोग्राम या मेमोग्राफी वो मैंडेटरी यानी कि ज़रूरी करार दी गई है दुनिया में। सही। उसकी वजह यह है कि बसा औकात खातून को ख़ुद अपनी छाती में कोई तब्दीली महसूस नहीं होती, लेकिन उस मेमोग्राफ में ये मेमोग्राफी जो उसकी होती है उसके रिज़ल्ट में ये महसूस किया जाता है कि इसमें प्रॉब्लम है। ठीक। तो उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि इससे पहले कि खातून को कुछ महसूस हो, उसकी बीमारी पहले ही पकड़ ली जाती है बिल्कुल अपनी इब्तदाई स्टेज में, और उसका इलाज करके उसको इस जो है ना वो अफरीद से निजात दे देती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर ये जैसे हमारे यहाँ पे अब ये कल्चर अभी राइज नहीं हो सका। डॉक्टर साहब, ये महंगा इलाज टेस्ट है या सस्ता है? अच्छा, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर ये महंगा भी है, जो कि नहीं है, बिल फ़र्ज़ ये ज़्यादा से ज़्यादा भी 1 बर्गर या 2 बर्गर जितना होगा। अच्छा। मैं जब लोग पूछते हैं ना मुझसे कि डॉक्टर साहब ये जो टेस्ट आप हमें लिख के दे रहे हैं ये इसकी कीमत कैसे है, तो जब मुझे पता होना कि ये टेस्ट मैंने इनसे करवाना ही करवाना बर्गरों के हिसाब से करवाते, तो मैं उनको उसकी जो कीमत है ना वो बर्गरों और पिज़्ज़ों में बताता हूँ। सही है कि ये 2 बर्गर है जी आपके, या ये 1 पिज़्ज़ा है पड़ा। तो आप एक दिन पिज़्ज़ा ना खाएं, जो फैमिली को आपने पिज़्ज़ा खिलाना था आप ये कर लें, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट। आपके इससे कीमत बताने में 2 सबक अगले को शर्म भी दिलानी थोड़ी। जी बिल्कुल। इसकी वजह ये है कि हम लोगों ने, मैं आपको बिला मुबालगा बता रहा हूँ कि ख़वातीन जो हमारे पास आती हैं और हम उनको मेमोग्राफी का बताते हैं और फिर वो कीमत पूछती हैं, जबकि हम ये देख रहे होते हैं कि उनका जो पर्स और जो उन्होंने सूट पहना हुआ है वो 3 से 4 मेमोग्राफी हो सकती है, उनमें हो सकती थी। तो ये तरजीहात की बात है कि इंसान अपने जो तरजीह है वो कैसे उसको कर रहा है, उसको किन चीज़ों की फ़िक्र है, बड़ी अहम बात है। तो ये ज़्यादा महंगा नहीं है, 2 बर्गरों जितना होगा, सही, और अच्छी क्वालिटी का। अहम तरीन बात यह है कि अगर किसी में नहीं इस्तात, कोई होंगे यकीनन ऐसे लोग भी जिनमें जो सुन रहे हो शायद उनमें इस्तात वाकई ना हो, जी बिल्कुल, जिसमें नहीं है इस्तात, उसके लिए कम अज़ कम बात यह है कि हर महीने जो खातून है वो अपनी छाती का खुद टटोल के हाथों से वो मुआयना कर ले, और उस मुआयने के इसमें अहम बात आपको बताते हैं कि इस मर्ज़ का एक जो बड़ा एक ख़तरनाक बात यह है कि इसमें पेन नहीं होती। अच्छा, जो पेन वाले केसेस हैं वो बहुत कम हैं। 90% जो ब्रेस्ट कैंसर के मरीज़ हैं ना उनमें पेन नहीं होती, वो इब्तदाई अलामत नहीं है। सही। इब्तदाई अलामात में जो छाती है उसके अंदर किसी गिल्टी का महसूस होना, सही, छाती की जो गिल्टी है उसका जब जिल्द पे उभार आता है तो जिल्द के ऊपर तब्दीली का वाक़या होना, जो
पूरा हिस्सा है छाती का, खुसूसन जो उसका जो वस्त में निपल होता है उसकी साख्त की तब्दीली आ जाती है, वो धंस जाता है अंदर। कई ख़वातीन में खून का आना दूध वाली जगह से, ये इसकी अलामत हो सकती हैं। और सबसे कॉमन जो अलामत है वो गिल्टी का बनना या गिल्टी का महसूस किया जाना, और सिर्फ छाती में नहीं, जो बगल का हिस्सा है छाती के साथ लगा हुआ, अच्छा अच्छा, वो छाती का हिस्सा ही समझें। कई दफ़ा जो गिल्टी है वो बगल के करीब करके होती है, जिसको ख़वातीन इग्नोर कर देती हैं कि ये कोई चर्बी है या कोई ऐसी चीज़ है। जब किसी को गिल्टी महसूस हो और उसमें इस्तिताअत नहीं थी स्क्रीनिंग की, उसको महसूस हो गई है, वो एक लम्हे की तखीर भी ना करे वो। और अगर वो अफोर्ड नहीं भी करता तो तकरीबन हर शहर में, बड़े शहर में जो टर्शरी केयर बड़े अस्पताल हैं उसमें ब्रेस्ट क्लिनिक बनाए हुए हैं हुकूमत ने। उन ब्रेस्ट क्लिनिक में आने की कोई फ़ीस नहीं, वहाँ पे लेडी डॉक्टर बाकायदा चेक करेगी। कई दफ़ा ऐसा होता है कि वाकई गिल्टी ख़तरनाक नहीं होती, सही, बच्चियाँ परेशान भी हो जाती हैं आके, 25-26 साल की बच्ची होती है वो परेशान हुई होती है कि गिल्टी बन गई है। कई गिल्टियाँ ख़तरनाक नहीं होती, लेकिन ये मरीज़ा को नहीं पता होता कि ये ख़तरनाक है या नहीं। आप ये समझ के कि बस अब बन गई है, अल्लाह करे ख़तरनाक ना हो, और आप उसको इग्नोर करते चले जाएँ, ये अच्छा नहीं। सही। तो सबसे पहले तो हर 40 साल से ऊपर की खातून को सालाना एक दफ़ा मेमोग्राफी करवानी चाहिए। अगर वो ना करवा सके तो 2 साल में कम से कम एक दफ़ा करवानी चाहिए। वो भी ना कर सके तो हर महीने अपनी छाती को अपने हाथों से टटोल के देखे, और बगलों में। नहाते हुए आदमी का अपना हाथ जाता है वहाँ, तो उसी दौरान आप महीने में एक दफ़ा, ख़वातीन हमारी बहनें जो हमारी सुन रही हैं वो ये रूटीन बना लें। और जब उनको लगे कि ये कोई इसमें कोई ऐसी मुश्तबा चीज़ है तो वो ब्रेस्ट क्लिनिक का रुख कर लें। अगर वो अफोर्ड ना कर सकें किसी डॉक्टर को, ब्रेस्ट क्लिनिक में उनको लेडी डॉक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट सरकारी अस्पतालों में चेक करेंगे। ये बड़ी अहम मालूमात है। डॉक्टर साहब, इसके पाकिस्तान में कौन से राइज तरीके हैं इलाज के? इसमें जो सबसे इब्तदाई स्टेजेस हैं उसमें सबसे जो इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, मतलब सबसे अच्छा, वो तो ये है कि उसको उस हिस्से को सर्जरी करके उसको निकाल दिया जाए, ऑपरेट करके। अब आहिस्ता आहिस्ता ऑपरेशन के मुतबादल के तौर पे कुछ और तरीके भी आ रहे हैं, लेकिन अभी वो स्टार्टिंग में हैं, अभी वो ट्रायल फेज़ में है, वो भी राइज नहीं हुए मुकम्मल। ख़ुसूसन वो जो एक मशीन का पिछले दिनों आप लोगों ने शायद चर्चा भी सुना, जी, तो उसका भी कुछ रोल इसमें आ रहा है। लेकिन अभी तक जो राइज तरीका है, सबसे बेहतर तरीका, वो सर्जरी है। वो केसेस जिसके अंदर सर्जरी ना हो सके, यानी वो कुछ उस लिमिट से आगे चला जाए, तो उसको मैनेज करने का तरीका ये है कि कुछ थेरापी दे के, ख़ुसूसन कीमोथेरापी या टारगेटेड थेरापी, वो कीमोथेरापी हो चाहे वो टारगेटेड थेरापी हो, वो आईवी यानी कैनुला के ज़रिए, जो आईवी लाइन होती है उसके ज़रिए मरीज़ों में दाखिल कर सकते हैं, और उसके ज़रिए उसको छोटा करके तो फिर उसको ऑपरेट करके निकाला जा सकता है। तीसरी स्टेज तक भी हम ये जो ट्रीटमेंट है ना कुछ मरीज़ का एक आप समझ लें कि आसरा हो जाता है। इवन अब तो इतना रिसर्च आ गई है कि कुछ केसेस में चौथी स्टेज तक, यानी आखिरी स्टेज तक पहुंची हुई ख़वातीन का भी कुछ ना कुछ उसमें रिलीफ का हम बंदोबस्त कर सकते हैं, इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन आप उसको आखिरी स्टेज तक पहुंचने ना दें। सही, अगर स्क्रीनिंग को राइज कर लिया जाए और इस तरीके को राइज कर लिया जाए तो चौथी स्टेज तक पहुंचने वालों की शरह बहुत कम रहेगी। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी कीमती मालूमात दी हैं नादरीन, और ख़ासकर जो है माएँ बहनें बेटियाँ, वो ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम को सुने भी, शेयर भी करें, और इसमें अपनी सेहत के हवाले से बड़ी अहम मालूमात हैं, और इन मालूमात को अपने ख़ुद भी गौर से सुने, उस पर अमल करना चाहिए, दूसरों को भी ये मालूमात पहुँचानी चाहिए। वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, अल्लाह फरमाते हैं अपने आप में देखें, और इसमें आपका जो जिस्म है बड़ा कीमती है, आपकी जो जान है बड़ी कीमती है, आपका एक एक उज़्व जो है वो बड़ा ही कीमती है, और इसका कोई नेमोल बदल नहीं दुनिया में, और ना कोई दुनिया में बना सकता है। हाँ, गुजारा कर सकते हैं, लेकिन वो जो फितरती चीज़ है जो अल्लाह ने बनाई है उस जैसी नहीं मिल सकती। उसका बेहतरीन हल ये है कि शुक्रगुजारी भी ये है कि आप अपनी केयर करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, इन बातों पर अमल कीजिए। बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।